जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं श्रीकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम बर्ड एकेडमी पर। बच्चों, हम लोगों ने सन 2022 के रसायन विज्ञान के अभी तक 6 सेट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 7वां सेट सॉल्व करेंगे। GN सेट है। आइए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले का पार्ट है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है ये इन्होंने पूछा है। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं: बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड चतुष्फलकी। ये 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है उसमें 6 Cl आयन 6 Na धनायनों से घिरे रहते हैं और 6 Na धनायन 6 Cl ऋणायनों से घिरे रहते हैं। तो इसका जो भी कॉर्नर्स होते हैं उन सभी पर Cl माइनस आयन होते हैं और उसके केंद्र में और उसके एज के केंद्र पर Na प्लस आयन होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है जाके वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनती है, FCC होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फलक केंद्रित घन, FCC। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब इसका खा पार्ट है Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? तो इन्होंने मोलरता दे रखी है। तो आओ इसको लगाते हैं। तो इसका है दूसरे का खा पार्ट है। तो इसका ये पहले का खा पार्ट है। तो इन्होंने मोलरता दे रखी। तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता M बराबर स्मॉल w इंटू 1000। ये सूत्र होता है बटे स्मॉल m इंटू v। यहाँ पर ये ml में रखा जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। Na2CO3 तो सूत्र दे दिया है, तो मुझसे अणुभार निकाल लेंगे। Na2CO3 का हम अणुभार निकालेंगे। Na2CO3 Na का हो गया 23 दूना 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 तिया 48। तो इस तरीके से हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 106। ठीक है, ये इसका हो गया Na2CO3 का अणुभार। अब मोलरता दी गई है, यानी M की वैल्यू दी है आपको 0.2 और आयतन यानी V बराबर दिया है 500 ml और पूछा है हमसे W का मान, जो कि हमें निकालना है। तो चलिए रख दीजिए। तो इसको हम रखेंगे। तो 0.2 इज इक्वल टू W की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू 1000 बटे 106। V की वैल्यू हो गई 500। तो ये 2 टाइम्स कट जाएंगे। अब ये 0.1। तो W बराबर अगर हम देखें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.6 ग्राम आंसर यहाँ पर हमारा आ गया। तो इसके आधार पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो चौथा ऑप्शन सही है, 10.6 ग्राम। राइट। अब आगे चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। देखिए, किसी न किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक हर एक सेट में पूछा जा रहा है, और जिसके लिए हमने बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको बताया, बहुत ही सिंपल। हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू समय की पावर -1। तो इससे आप n की वैल्यू रख दीजिए और किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकल आएगा। तो चलिए, इधर मोल बटे लीटर की पावर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा है, तो 1 माइनस n की वैल्यू हम 1 रख देंगे इंटू समय की पावर -1। तो ये 0 हो गया। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? समय की पावर -1। तो हम देखें इसमें सेकंड की पावर -1, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये इसका सही आंसर हो गया। सेकंड इनवर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है निम्न में से कौन फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो देखिए, फैलिंग विलयन एक आक्सी कारक है जो स्वयं अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो फैलिंग विलयन जो होता है वो किसका ऑक्सीकरण कर देता है, जहां पर भी CHO समूह होगा उसको वह COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो जहां पर भी एल्डिहाइडिक समूह होगा वहां पर हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा और फैलिंग विलयन का अपचयन हो जाएगा। तो अब हम अगर आंसर देखें तो पहला वाला जो विकल्प है, पहला वाला विकल्प है, इसमें COOH आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये फार्मिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसमें CHO और COOH दोनों समूह उपस्थित होता है। ये देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो ये फार्मिक अम्ल में CHO समूह होता है, राइट। और इसमें तो CHO दिख ही रहा है दूर से, इसमें भी CHO दिख रहा है, बट एस्टिक अम्ल में ऐसा कोई समूह नहीं होता है। ये जो एसिटिक अम्ल है इसमें कोई भी COOH समूह नहीं होता है। तो जिसमें COOH समूह नहीं होता है वह फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब एस्टिक अम्ल फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाएगा। तो हमारा सही आंसर है सेकंड पार्ट, एस्टिक अम्ल CH3COOH। उसके बाद है डा पार्ट, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। तो एमाइड का एमीन में परिवर्तन हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के द्वारा होता है। किसी भी एमाइड की Br2 व KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अमीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। सो इसका सही आंसर होगा हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, इतने ये नाम रिएक्शन लिखे, इन सबको भी हम लोग करवा चुके हैं। आप उनको अभ्यास करिए बार बार तो आपका भला हो जाएगा। अच्छा, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? देखिए, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। जितनी भी शर्कराएं ज्ञात हैं उन सभी में सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, राइट है। इसके बाद इन्होंने कहा है दूसरे का क, एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रित फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए, किसी भी FCC क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का जो योग होता है वो उसकी कोर की लंबाई के आधे के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसको लगाएं तो देखिए कैसे लगाएंगे। ये है आपका दूसरे का पार्ट, यानी कि धनायन प्लस ऋणायन की रेडियस का योग जो होता है वो उसकी कोर की लंबाई का आधा होता है। और यहाँ पर आपको गिवन दिया क्या है, इन्होंने आपको दिया है कि A बराबर फलक की लंबाई है 508 पिकोमीटर और साथ में आपको दिया है धनायन की त्रिज्या R प्लस बराबर दिया है 110 पिकोमीटर और पूछ रहे हैं ऋणायन की त्रिज्या, है ना। तो सो सिंपल, वैल्यू रख दीजिए। R इधर पे धनायन की त्रिज्या है 110 प्लस ऋणायन की त्रिज्या हमें निकालनी है। A की वैल्यू है 508 अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो R माइनस बराबर हो जाएगा 254 माइनस 110। तो 110 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, इसके बाद है खा पार्ट। खा पार्ट में क्या है, 9 ग्राम ग्लूकोज को, ऐसा भी देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है
तो इतने बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है। इस सूत्र पे भी कई लगभग हर सेट में इन जितने भी सेट आए उन सभी में इसके सवाल पूछे गए हैं। तो वही हमने बताया था, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी समानुपाती मोललता के होता है। तो वही सूत्र लगाएंगे। तो डेल्टा टी बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू के। ये फार्मूला होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज दी गई है। स्मॉल डब्लू दिया है, देखिए गिवन क्या क्या है। स्मॉल डब्लू दिया है 9 ग्राम और एम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, C6H12O6 होता है, तो इसका अणुभार हो गया 180। और कैपिटल डब्लू की वैल्यू आपको दे रखी है 500 ग्राम। केबी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, केबी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब इसको आप रख दीजिए तो डेल्टा टी की वैल्यू आपकी निकल आएगी। देखिए अब है दूसरे का गैप पार्ट। इन्होंने कहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के NY50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इन्होंने दिया है और सेल का प्रतिरोध दिया है और सेल स्थिरांक की गणना पूछी है। तो हम जानते हैं कि जो सेल स्थिरांक होता है, विशिष्ट चालकता और विद्युत चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। विशिष्ट चालकता और विद्युत चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, अब 1 विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, प्रतिरोध के बराबर, यानी विद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो ये विशिष्ट चालकता यानी सेल स्थिरांक को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे और विशिष्ट चालकता के स्थान पर हो गया कापा और विद्युत चालकता को क्या कर देंगे, 1 विद्युत चालकता आ जाएगी प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे। जैसे इन्होंने कापा का मान दे रखा है, कापा का मान दे रखा है 0.0276 इंटू 5, ये हमने इधर रख दिया है। और प्रतिरोध का मान दे रखा है 400 ओम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बस केवल ये फार्मूला याद रखना है, सेल स्थिरांक G बराबर कापा इंटू आर, राइट। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद कीजिए। तो देखिए अधिशोषण एक सतही घटना है। जैसे कांच को आपने देखा होगा तो उसके ऊपर डस्ट के कण जमा हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। और जो अवशोषण होती है वो आंतरिक यानी कि बल्क वाली घटना है। जैसे चौक को आप अगर स्याही में डुबोएं तो वो अंदर तक चौक प्रवाहित कर जाती है, यानी उसके अभ्यंतर में प्रविष्ट कर जाती है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और जो अधिशोषण होता है वो सतह पर सांद्रता ज्यादा हो जाती है और जो अवशोषण होता है उसमें अंदर और बाहर सभी जगह जो अधिशोष से होता है उसकी सांद्रता बराबर हो रही है, यानी जो चीज उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है, उसकी सांद्रता सतह पर और अंदर बल्क में एक जैसी रहेगी। और अधिशोषण में क्या होगा, सतह पर सांद्रता अधिक होगी, अंदर तो वो जाएगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अधिशोषण में क्या होता है कि शुरुआत में अधिशोषण तीव्र गति से होता है और सतह पर जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे अधिशोषण की दर कम होती जाती है। और अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में जो अवशोषण की दर होती है वो समान रहती है, यानी समान दर से होता है, राइट। तो अधिशोषण और अवशोषण के उदाहरण लोग जानते हैं, जैसे हमने ये लिख रखा है, यह एक सतही घटना है और यह अंतरंग यानी बल्क की घटना है। और इसमें अधिशोष से केवल अधिशोषक की सतह पर एकत्रित होता है, इसमें सभी जगह अधिशोष का सांद्रण समान रहता है। और यहाँ क्या होता है, सतह पर सांद्रण अधिक हो जाता है। और प्रारंभ में अधिशोषण तीव्र गति से होता है और साम्य स्थापित होने तक धीरे धीरे अधिशोषण की दर क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जबकि अवशोषण की दर क्या होती है, समान होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरे का क्या पार्ट है, एक तत्व की जो बॉडी सेंटर्ड है की ज्यामिति है, जिसकी ज्यामिति कैसी है, बॉडी सेंटर्ड है। एक तत्व है जिसकी ज्यामिति बॉडी सेंटर्ड है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है तो सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो इसके लिए मैं सेल के घनत्व का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है D = Z × M/A
ए क्यूब इंटू एन ए, जहाँ डी क्या है, घनत्व है, जेड बॉडी सेंटर्ड में कितने कण लगे, यानी कि बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वो कितने कणों से मिलकर बनी होती है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। और एम क्या है, जो उसका भार यानी द्रव्यमान दिया गया है, और ए क्या है, कोर की लंबाई है, और एन ए होती है एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए एम बराबर 50 दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 290 पिकोमीटर, कोर की लंबाई। इस पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर एक बिंदी हटाई और 10 की पावर -9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद जेड, जो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल होते हैं उनमें घटक कणों की संख्या 2 होती है, यानी उनमें 2 कण से मिलकर वो बनी होती है एक यूनिट सेल। तो जेड बराबर हो गया 2, और एवोगाद्रो संख्या हमको पता ही है 6.023 × 10⁻23 होता है। इसके बाद ये सारी वैल्यूज उठा के हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो ये सब हम जब रख देंगे और रखने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो डी का हमारा घनत्व तो आ जाएगा 6.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे, राइट। तो अगर चाहो तो आप करके देख लीजिएगा, वहां पे अपने कॉपी पे करके देखिएगा, आंसर इतना ही निकलेगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है तीसरे का ख पार्ट, ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट में करवाया है, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, राइट। तो इसको वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है तीसरे के खा का सेकंड पार्ट, उत्कृष्ट गैस में जीनान के सबसे अधिक यौगिक क्यों होते हैं। देखिए उत्कृष्ट गैसों की अगर बात करिए तो जीनॉन सबसे अधिक बड़ा है, और इसका आकार बड़ा होने के कारण इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, इसलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जब इनको ऊर्जा दी जाती है तो बहुत जल्दी उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। यही इसका एक कारण है। ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि सभी उत्कृष्ट गैसों में ज़ीनॉन की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, अतः यह आसानी से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और यह अन्य तत्वों के साथ जैसे फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उत्कृष्ट गैस में जीनान परमाणु सबसे अधिक यौगिक क्यों बनाता है। इसके बाद है तीसरे का गै पार्ट है, इसमें आपको IUPAC नाम लिखने हैं। तो इसका जो फर्स्ट है NiNH3 का होल 6 Cl2, तो इसमें कम्प्लेक्स धनायन है और सिंपल ऋणायन है। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। तो धनायन का नाम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो 6NH3 इसको क्या लिखते हैं, एमीन, तो इसको लिखेंगे हेक्सा एमीन। अब Ni को क्या लिखेंगे, निकिल, हेक्सामीन निकिल। और इसकी जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कोष्टक में रोमन भाषा में निकलते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Ni क्या हम मान ले रहे हैं X + NH3 का होता है 0 और Cl की होती है -1, तो -2 = 0, तो X = निकलेगा 2, तो ये हो जाएगा सेकेंड हेक्साएमीन निकिल सेकेंड। और ये क्या है, ऋणायन है क्लोराइड। Fe4 FeCN का 6 Cl3, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा आयरन हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड क्लोराइड, आयरन हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखिए। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, देखिए ग्लूकोज है एल्लोहेक्सोज और फ्रक्टोज है एल्लोकीटोज, यानी कि ग्लूकोज में जो होता है अगर हम देखें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है CHO CHOH का
होल 4 CH2OH। इन फ्रक्टोज में होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, राइट। तो ग्लूकोज जो होता है वो फैलिक विलयन के साथ लाल रंग देता है, जबकि फ्रक्टोज कोई भी क्रिया नहीं करता है, एक अंतर ही हो गया। दूसरा अंतर, अगर हम टॉलिन अपकर्मक मिलाएं तो ग्लूकोज क्या करेगा, रजत दर्पण बनाएगा, जबकि फैलिक विलयन कोई क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है और उसमें कीटोनिक समूह है। और फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है, ग्लूकोज से भी ज्यादा, दोनों मोनोसैकेराइड हैं हालांकि, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है कोलराउस का नियम, चौथे का पार्ट। इसको हम लोग पिछले सेट में कर चुके हैं, 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं, वहां पे जाके आप सॉल्व कर लीजिएगा। हार्डी-सुल्जे का नियम और वैद्युत कण संचलन, ये भी हम लोग 2-2, 3-3 बार इसी 2022 के सेट में, जो पिछले जो 6 सेट हमने करवाए हैं उनमें कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आप वहां से कर लीजिएगा। इसकी यही खूबसूरती है कि क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, तो जब आपने पहले से करे होंगे तो बड़ा मजा आता है कि भाई ये तो हमारा करा कराया, राइट। तो अब क्या करना है, अब इसका रिवीजन करना है। अब इसके 2 वीडियोस और आएंगे, जो 7वां सेट चल रहा है इसके 2 पार्ट और आएंगे, या इसका फर्स्ट पार्ट है। हम लोग अगले सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।